हाय एवरीवन, दिस इज़ अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। तो आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना था, उसके डेट्स को एक्सटेंड कर दी है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ने टिल 31 जनवरी 2024। तो याद रखना है 31 जनवरी तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो लास्ट। और उसी के साथ साथ सारी चीज़ें, सीट्स वगैरह सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जनरली आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस है, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। और बायलिंगुअल लैंग्वेजेस में आपके रिक्वेस्ट के थ्रू इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया है। तो आपको एंड तक ज़रूर देखना है, और जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। उसी के साथ साथ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, फॉर योर पेपर 1 हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें आपको पासिंग गारंटी के साथ हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली वहाँ से हमारे ऐप के थ्रू स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। सो जैसे कि यहाँ पर इन डिटेल मैं आपको बता दूँ, पेपर 1 के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स दिखने मिलेंगे, जो कि थ्योरी एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हैं, नोट्स हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ है, जिसको हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, एज वेल एज हम आपको यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले रिवीजन पैकेज में, जो कि आपको पूछे ही जाएंगे। तो ये सारा पेपर 1 का कंटेंट है, जिससे कि आप डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, हमारे कोर्स में हम आपको 100% गारंटी देते हैं पास होने की, यानी हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। तो आपको जल्द से जल्द कोर्स को परचेज करना होगा। परचेज करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे कि स्क्रीन पर नंबर शो हो रखा है, आप यहाँ पर हमें व्हाट्सएप के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हो। फ़ी हाईलाइटेड है, फ़ी भी आप देख सकते हो, काफ़ी कम प्राइस में आपको कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो पेपर 1 के लिए अगेन आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। एंड ऑल्सो फॉर पेपर टू का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं विद 100% गारंटी, जिसका आपको कंप्लीट आपका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करा जाएगा, जिसमें आपको नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। तो आप देख सकते हो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के हमारे पास पेपर 2 के भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। सो फॉर पेपर 2 आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी इज ऑफन यूज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ। सो यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि ग्राउंडेड थ्योरी हम किस चीज के फॉर्मुलेशन के लिए यूज करते हैं दिए गए ऑप्शंस में से। ओके, सो आपको इस क्वेश्चन के सॉल्व करने से पहले आपको बताना चाहिए कि ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है। सो ग्राउंडेड थ्योरी मतलब आप बहुत सारा डेटा जमा कर लेते हो, बहुत सारा डेटा आप कलेक्ट कर लेते हो। ओके, आपके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डेटा कलेक्ट होता है, फिर आप उस डेटा को एनालाइज कर आप क्या करते हो, थ्योरी डेवलप करते हो। ठीक है, ये होता है आपका ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब। फिर से हम देखते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एग्जाम में कंपलसरी एक क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। सो याद रखिएगा, ग्राउंडेड थ्योरी का मतलब क्या होता है, जिसमें आप लार्ज क्वांटिटी में डेटा कलेक्ट करते हो और उस डेटा को एनालाइज करते हो, और उस डेटा को एनालाइज कर थ्योरी डेवलप करते हो, थ्योरी को बनाते हो। तो यही होता है आपका ग्राउंडेड थ्योरी। अब ग्राउंडेड थ्योरी का यूज आप किस चीज के फॉर्मुलेशन के लिए करते हो, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। सो यहाँ पर याद रखिएगा, ग्राउंडेड थ्योरी, आप ग्राउंडेड थ्योरी बना रहे हो, ग्राउंडेड थ्योरी पर स्टडी कर रहे हो, सो इसका किस चीज के लिए यूज करा जाएगा कि रिसर्च की इवैल्यूएशन पर। रिसर्च में जब भी आप प्रोग्राम्स पर काम करें, उसका इवैल्यूएशन पर, पॉलिसीज के इवैल्यूएशन पर, किस तरीके से उस रिसर्च को इवैल्यूएट करा जाए, किस तरीके से इसको स्टार्ट करा जाए। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सो ग्राउंडेड थ्योरी जो होती है आपकी, फॉर्म यूज करी जाती है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, प्रोग्राम एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च। अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उससे भी हम देख लेते हैं, अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरिंग दी फैक्ट्स, यानी जो ट्रूथ है उसको किस तरीके से आपको एक्सप्लोर करना है। तो इसके लिए आप ग्राउंडेड थ्योरी का तो यूज नहीं करोगे ऑब्वियसली, यहाँ पर आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी, कैटेगराइजिंग डेटा, डेटा को आप ऑर्गेनाइज वे में कैटेगराइज कर रहे हो, आप प्रॉपर आप क्या कर रहे हो, डेटा को एक जगह जमा कर रहे हो,
सो सिर्फ इसी को नहीं कहोगे आप ग्राउंडेड थ्योरी, इससे आप थियोरी कुछ डेवलप करते हो तो उसे हम कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। सिर्फ डेटा को कैटेगराइज करने के लिए हम इसे ग्राउंडेड थ्योरी का यूज नहीं करेंगे। देन ऑप्शन डी, अंडरस्टैंडिंग दी कल्चर, किसी कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए आप ग्राउंडेड थ्योरी का यूज नहीं करोगे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अ टूल इन रिसर्च डिमांड्स प्रायोरिटी ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ रिसर्च के टूल्स दिए गए हैं और यू कैन से रिसर्च के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो मेन है, जिस चीज पर हम रिसर्च में किन टूल्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, डिमांड किस चीज की है, तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन इज ऑब्जेक्टिविटी। यस, ऑब्जेक्टिविटी जो है, ऑब्जेक्टिविटी यानी हमारे रिसर्च का एम क्या है। ठीक है, आप क्यों रिसर्च परफॉर्म कर रहे हो, उसका मोटिव क्या है, उसका एम क्या है, आपको क्यों परफॉर्म करना है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप जो रिसर्च परफॉर्म कर रहे हैं उससे जो आउटकम्स आए हैं, क्या वो हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो गए या फिर नहीं, हम क्यों परफॉर्म करें वो रिसर्च, उससे हमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो यही होता है ऑब्जेक्टिविटी। यस, रिसर्च हम इसीलिए परफॉर्म करते कि वो एक ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, उसका पीछे कुछ मोटिव हो, उसके पीछे कुछ एम हो। तो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ऑब्जेक्टिविटी टूल है रिसर्च में, हम इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, देन साइक्लिकलिटी। साइक्लिकलिटी क्या होता है, जैसे कि आपको पता है रिसर्च को जो मेथड है, रिसर्च एक साइक्लिक प्रोसेस है, जहां से आप स्टार्ट करोगे वहां पर एक पॉइंट पर आके वो एंड होता है। सो यस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे मेथड्स यूज कर रहे हो, किस तरीके से आप रिसर्च परफॉर्म कर रहे हो, साइक्लिकलिटी होनी चाहिए आपकी रिसर्च में। देन थर्ड इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है, याद रखना है, रिलायबिलिटी जो होता है आपका वैलिडिटी से अपोजिट होता है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है आप मोर देन जो आपका जो भी आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हो, आप जो भी रिजल्ट लाना चाहते हो, आप एक से ज्यादा बार परफॉर्म करते हो। ओके, मोर देन वंस। ठीक है, यानी आप जो, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, मान लीजिए आप वेइंग मशीन से वेट कर रहे हैं। ठीक है, आपका जो एक्चुअल वेट है, मान लीजिए आपका एक्चुअल वेट है 40 kgs। ठीक है, और आपने क्या करा, ये देखा आपने कि ये जो वेइंग मशीन है ये रिलायबल है या फिर नहीं है। तो आपने क्या करा, इसी वेट मशीन से आपने 3 टाइम्स वेट करा। ठीक है, 3 टाइम्स वेट करा, तो फर्स्ट टाइम आपका रिजल्ट आ रहा है 38, सेकेंड टाइम अगेन 38, अगेन 38। तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट है, आपका जो वेट है ये प्रॉपर एक्यूरेट वेट तो नहीं दिखा रहा, लेकिन हर बार आप जब टेस्ट कर रहे हो तो ये क्या हो रहा है, आपका सेम रिजल्ट बता रहा है। ठीक है, लेकिन वैलिडिटी जो होती है ये इसका अपोजिट होता है। वैलिडिटी क्या होती है, जो आपका एक्चुअल मेजरमेंट है वही ये मशीन बताए, तब हम कहेंगे कि वो रिसर्च वैलिड है। ठीक है, रिलायबिलिटी यानी आप देख रहे हो कि रिजल्ट रिलायबल आ रहा है या फिर नहीं, आप बार बार चेक कर रहे हो उसको। ठीक है, ये होता है आपका रिलायबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन रिसर्च। सो यहाँ पर सारे जो है हम इसको रिसर्च में, सारे टूल्स को हम रिसर्च में हाई प्रायोरिटी पर रखते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द वन विच द वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है कि एक आपके पास एक जो डिस्ट्रीब्यूशन, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो आपको समझना है पहले। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अगर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें, उस डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन या फिर मीन, मीडियन एंड मोड, इसका क्या रिलेशन होना चाहिए, इसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या कहोगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पर जो सारे टर्म्स यूज करे गए आपके ऑप्शंस में, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन, मोड, मीडियन, तो ये सारे टर्म्स क्या होते हैं, आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मान लीजिए हम क्या करते हैं रिसर्च में, पॉपुलेशन लेते हैं, पॉपुलेशन में से कुछ पार्ट लेते हैं जो कि हमारा सैंपल बन जाता है। ओके, पॉपुलेशन के कुछ पार्ट पर हम स्टडी करते हैं जो कि हमारा सैंपल बन जाता है। अब इसी सैंपल से हमको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है
उस इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आई होप कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है सभी को क्लियर है। देन अब उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है इस डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट हम ऑप्शन देखते हैं जिसमें जो टर्म्स यूज करेगा वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन यानी यहाँ पर आपका सेंट्रल में मीन होगा, यानी आपकी ज्यादातर वैल्यू जो आपके इस डिस्ट्रीब्यूशन की है इस पार्ट पर लाई करेगी। ठीक है, तो आपका जो डेटा है इस तरीके से स्प्रेड आउट है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है आपका डेटा मीन से कितना स्प्रेड है। ठीक है, तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। अब वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस जो होता है आपका ये होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। ठीक है, वेरी सिंपल। स्टैंडर्ड डिविएशन यानी आपका डेटा मीन से कितना स्प्रेड है। ठीक है, और वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। देन मोड क्या होता है, आपके डेटा में जो सबसे ज्यादा बार वैल्यूज रिपीट हो रही है। मीडियन होता है आपके डेटा की सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, सेंटर या फिर मिडिल वैल्यू। एंड मीन क्या होता है, आपके डेटा का एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो देखेंगे आप, अगर मैं इस ग्राफ को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा सेंट्रल पार्ट। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, सेंट्रल पार्ट, जिसे हम कहते हैं मीडियन। मीडियन यानी सेंटर, तो ये हो जाएगा आपका मीडियन इस केस में। मीन भी इधर ही आएगा क्योंकि आपकी ज्यादातर वैल्यूज किस एरिया में लाई कर रही है, इस एरिया में। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये भी हो गया आपका मीन हो गया। ठीक है, अब मोड क्या है, होता है मोड कि आपकी ज्यादातर वैल्यू किधर लाई कर रही है। ठीक है, ज्यादातर वैल्यू यानी जैसे मान लीजिए आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, आपके सैंपल की इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से कि आपने 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के कुछ अपने 5 स्टूडेंट्स के कुछ स्कोर्स लिए, किसी के 80 है, किसी के 85 है, एक स्टूडेंट्स के अगेन 80 है, देन दूसरे के अगेन 80 है और किसी का 89 है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर इस डेटा में 80 जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर लाई करेगी आपकी 80 वैल्यू। ठीक है, तो आपका जो है मोड भी इसी एरिया में लाई करेगा। तो याद रखना है जब भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उस केस में आपके जो मीन की वैल्यू होगी, मीडियन की वैल्यू होगी और मोड की वैल्यू होगी, ये क्या होगी आपकी, सेम होगी। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मीन, मीडियन एंड मोड क्या हो गया इस केस में, सेम। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है कि पूछा जा रहा है कि मीन, मीडियन एंड मोड ये क्या होते हैं। ठीक है, सो मीन, ठीक है, मीन यहाँ पर क्या होगा और मीडियन एंड मोड ये तीनों भी क्या होते हैं, वेज ऑफ सैम्पलिंग होते हैं। नहीं, जैसे वेज ऑफ सैम्पलिंग का मतलब क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, ये सैंपल कलेक्ट करने का मेथड नहीं होता है आपका। ठीक है, तो मीन, मीडियन एंड मोड क्या होते हैं, ये होते हैं आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, यानी आपने जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आपके मेजर्स है वो आप किस तरीके से आपको मिल रहे हैं वो मेजरमेंट्स। ठीक है, वो आपके ग्राफ की सेंट्रल टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। मीन कितनी ज्यादा वैल्यूज आपकी कहाँ लाई कर रही है। ठीक है, एवरेज वैल्यू, एवरेज स्टूडेंट्स की वैल्यू कहाँ लाई करेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कुछ स्टूडेंट्स का अगर डेटा लिया है तो यहाँ पर मीन क्या होगी इस केस में, कि मीन आपकी एवरेज वैल्यू होगी, मीडियन सेंट्रल वैल्यू होगी, मोड सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो रही है। तो इसे हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो आपकी ग्राफ की सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करे। ठीक है, ना कि आपके मेजर्स ऑफ डिविएशन। डिविएशन यानी आपका ग्राफ किस तरीके से डिविएट है, क्या लेफ्ट साइड में डिविएट हो रहा है, क्या राइट साइड में डिविएट हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं मेजर्स ऑफ डिविएशन। मेजर्स ऑफ कंट्रोल टेंडेंसी नो, यहाँ पर आप ये नहीं बता रहे हो कि आप किस तरीके से आपके टेंडेंसी को कंट्रोल कर रहे हो। तो यहाँ पर जो है मीन, मीडियन एंड मोड जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पर ना ही वेज ऑफ सैम्पलिंग है, ना ही मेजर्स ऑफ डिविएशन है, ना ही मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तो इसीलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट, अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया जा रहा है कि कौन से ऑप्शन में हमें दिए गए ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन में हमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का हमें टाइप दिया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है सैम्पलिंग में 2 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड होते हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी मेथड एंड सेकेंड होता है नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मेथड क्या होता है, जिसमें रिसर्चर्स जो है
उनकी पॉपुलेशन जो है बेसिकली होमोजीनियस होती है। ठीक है, यहाँ पर रिसर्चर्स जो है रैंडमली अपने पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं, अपने सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिसर्चर्स क्या करते हैं, अपने कन्वीनियंस, अपने जजमेंट, अपने सुविधा के अनुसार, ठीक है, जो उनको लगता है कि हमारे लिए इजी है, वही पॉपुलेशन में से मेंबर्स को वो चुनते हैं। तो इसे हम कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे ऑप्शन बी कन्वीनियंस, ऑप्शन सी स्नोबॉल एंड ऑप्शन डी पर्पजिव, ये तीनों भी जो है ये होते हैं आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यानी कन्वीनियंस में आप क्या करते हो, रिसर्च अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने पॉपुलेशन में से मेंबर्स को चुनते हैं। स्नोबॉल में क्या होता है, स्नोबॉल में रिसर्च अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 2 to 3 मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इन्हीं जो मेंबर्स है जिनको रिसर्चर ने सिलेक्ट करा, इन्हीं मेंबर्स को बोलेंगे और आगे मेंबर्स लेके आओ, तो ये और आगे रिसर्च के लिए मेंबर्स लेके आएंगे। ठीक है, तो ये आगे और किसी और मेंबर्स को लेकर आएंगे। तो इस तरीके से स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है, जिसे हम चेन सैम्पलिंग भी कहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद है पर्पजिव। अगेन पर्पजिव सैम्पलिंग, वर्ड से ही मीनिंग है, रिसर्चर यहाँ पर अपने पर्पस के अकॉर्डिंग, उनका जो स्टडी का पर्पस है उसके ही अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में से मेंबर्स को चुनेंगे। तो यहाँ पर कन्वीनियंस, स्नोबॉल एंड पर्पसिव ये जो होते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड के टाइप होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्लस्टर सैम्पलिंग है ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी मेथड, सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, सो क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है, तो आपको ये फिगर के थ्रू इजीली आप समझ सकते हो यहाँ पर क्लस्टर सैम्पलिंग बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि इस फिगर को आपको देखना है, फिगर को हम देखते हैं। यहाँ पर क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, पॉपुलेशन जो होती है आपकी होमोजीनियस होती है, जो कि बहुत ज्यादा लार्ज होती है। क्लस्टर्स यानी बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में क्लस्टर्स, ग्रुप्स। ठीक है, तो आप क्या करते हो, पॉपुलेशन में से आपके जो आप ग्रुप्स बनाते हो, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन क्या, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3-3 का इन्होंने ग्रुप बनाया, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, 4-4 का बना सकते हो, 5-5 का बना सकते हो। तो इस तरीके से हमने क्या करा, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में से कुछ पॉपुलेशन को लिया और हमने यहाँ पर उनका क्लस्टर्स डिजाइन कर लिया, यानी उनका यहाँ पर हमने ग्रुप बना लिया। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ग्रुप्स है। अब 6 ग्रुप में से हमने क्या करा, सिर्फ 2 ही ग्रुप को चुन लिया जो कि हमारा सैंपल बन गया। तो यहाँ पर आप एक एक मेंबर नहीं लोगे हर एक ग्रुप से, आपको होल क्लस्टर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट क्लस्टर सिलेक्ट करा है एंड देन ये वाला क्लस्टर सिलेक्ट करा है। तो बोलने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ से एक मेंबर, यहाँ से एक मेंबर आप ऐसा नहीं सिलेक्ट करते हो, बल्कि आपको होल ग्रुप सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, पूरा का पूरा ग्रुप एज अ सैंपल सिलेक्ट करना होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्लस्टर। ग्रुप्स को हम क्लस्टर भी कहते हैं। तो इसीलिए क्लस्टर में क्या होता है, होमोजेनियस पॉपुलेशन होती है, और यहाँ पर रिसर्च अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग नहीं, रैंडमली सिलेक्ट करना होता है पॉपुलेशन में से मेंबर्स को, और पॉपुलेशन जो क्लस्टर्स है उसमें से एज इट इज क्लस्टर को रैंडमली चूज करना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है क्लस्टर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। ओके, नेक्स्ट, which of the following variables can be classified only under the nominal category? तो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है और हमें बताना है कि ये जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं इनमें से कौन से पॉइंट्स नॉमिनल कैटेगरी के अंडर बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो नॉमिनल कैटेगरी क्या होती है, जैसे कि मेजर्स ऑफ स्केल्स जो होते हैं, जिसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल, ठीक है, इंटरवल, रेशो, ये 4 टाइप्स के स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है नॉमिनल। वेरी सिंपल कैटेगरी होती है। नॉमिनल में आप क्या करते हो, बस आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी डेटा होता है, उसके कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर बेसिकली आप यहाँ पर चीजों को कैटेगरी वाइज आप ऑर्गेनाइज करते हो, ठीक है, या फिर क्लासिफाइड करते हो। सो नॉमिनल कैटेगरी में यहाँ पर आपको देखना है, बेसिकली आपके पास जो भी डेटा होगा वो डेटा आपके पास क्वालिटेटिव फॉर्म में होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉमिनल कैटेगरी में जो भी आपके पास डेटा होता है बेसिकली क्वालिटेटिव डेटा होता है। ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा होता है, ये आपको याद रखना है। तो वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स देख लेंगे। फर्स्ट इज आई कलर। यस, आई कलर जो है ये आपका नॉमिनल कैटेगरी में बिलोंग करेगा, क्योंकि आई कलर, किसी का आई कलर ब्लू है, किसी का ब्लैक है, किसी पर्सन का
ग्रीन है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आई कलर के बेसिस पर पर्सन को आप क्लासिफाइड कर सकते हो। देन सेकेंड इज मिलिट्री रैंक। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर रैंक वर्ड यूज करा गया। आप नॉमिनल कैटेगरी में रैंक नहीं दे सकते हो, बल्कि आप ऑर्डिनल में रैंक देते हो। तो यहाँ पर मिलिट्री रैंक जो है ये नॉमिनल कैटेगरी में बिलोंग नहीं करेगा। देन टाइप ऑफ चीज, ठीक है, सारे टाइप्स की चीज होते हैं, जैसे कि आपने सारे ब्रांड्स देखे होंगे, सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज के, ठीक है। तो आप टाइप्स ऑफ चीज यानी चीज के टाइप्स के अकॉर्डिंग आप चीज को क्लासिफाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन पॉइंट नंबर 3 इज ऑल्सो करेक्ट, और पॉइंट नंबर 3 भी आपको नॉमिनल कैटेगरी के अंडर बिलोंग करेगा। देन पॉलिटिकल पार्टीज एफिलिएशन, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज एफिलिएशन यानी पॉलिटिकल पार्टी है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, और डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स है। तो आप क्या कर सकते हो, यस उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उन पार्टीज को आप क्या कर सकते हो, क्लासिफाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 भी आपका क्या हो जाएगा, नॉमिनल कैटेगरी में बिलोंग करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट करेक्ट है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये आपको ऑप्शन सी में दिखेगा, तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप जो क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन है आपका असर्शन एंड रीजनिंग से। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है असर्शन क्या बता रहा है, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट रिक्वायर्स दैट द अंडरलाइंग रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स अंडर द कंसिडरेशन इज लीनियर। यस, यहाँ पर आप क्या करते हो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है उसमें आप किस तरीके से रिलेशनशिप बताते हो, दो वेरिएबल्स के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट्स एंड टीचर, ठीक है, स्टूडेंट एंड टीचर ये दो आपके पास वेरिएबल है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड लीनियर है, ठीक है। यहाँ पर एक लीनियर जो है, यहाँ पर आप जो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप कंसिडर करेंगे, दो वेरिएबल्स का किस आप किस तरीके से उसको कंसिडर करेंगे, लीनियर वे में, यानी आप सीधा सीधा उसको कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स है फिर पेरेंट्स आ रहा है फिर दूसरा कोई वेरिएबल है फिर टीचर से बिलोंग कर रहा है, नहीं, आप सीधा सीधा एक ही आप यहाँ पर रिलेशन बताओगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड लीनियर किसी दो वेरिएबल्स के बीच में। तो यस, कोरिलेशन जो कोएफिशिएंट है यही बताता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में किस तरीके से रिलेशन है। तो यहाँ पर आपका असर्शन तो यहाँ पर सही दिया गया। देन रीजनिंग है, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन ओनली देन theoretically assume that any value in the interval between +1 and -1। यह जैसे कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या बताता है हमें कि वेरिएबल्स की वैल्यू या तो +1 होगी या तो -1 होगी, ठीक है। +1 क्या होता है, +1 होता है परफेक्ट पॉजिटिवली कोरिलेशन, ठीक है, यानी वेरिएबल्स किस तरीके से एक दूसरे से कोरिलेटेड है, परफेक्टली, ठीक है। यानी अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है दूसरा भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप क्या कहोगे, ये जो दोनों वेरिएबल है परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है, एक दूसरे से इनके बीच में किस तरीके से कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन सॉरी -1 यानी क्या, नेगेटिव कोरिलेशन, ओके, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, यानी अगर आपका एक वेरिएबल ऊपर जा रहा है दूसरा वेरिएबल नीचे की तरफ आ रहा है, यानी दोनों किस तरीके से है, अपोजिट डायरेक्शन में वेरिएबल्स मूव कर रहे, तो आप उससे क्या कहोगे, नेगेटिव कोरिलेशन। तो यस, रीजनिंग में भी आपको जो सेंटेंस दिया गया है इट इज ऑल्सो ट्रू, इट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका असर्शन भी सही है, रीजनिंग जो स्टेटमेंट दिया गया है वो भी करेक्ट है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू, ओके। नेक्स्ट, सो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन शोन इन द डायग्राम इंडिकेट्स। सो ये हमें कुछ इस तरीके से डायग्राम यहाँ पर दी गई है और हमें बताना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या पॉजिटिव स्क्यूड है, नेगेटिव स्क्यू है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है। तो याद रखना है, जैसे कि आपको मैं सिंपल मेथड बता दूं, यहाँ पर आपका जो डेटा है यहाँ से आपका डेटा लेफ्ट साइड की तरफ जो है ज्यादा झुक रहा है, यानी ज्यादातर वैल्यूज आपके इस रीजन में लाई कर रही है, ठीक है। अगर आपका जो डेटा है लेफ्ट साइड में ज्यादातर झुका हुआ है तो उसे हम कहते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं हम नेगेटिव स्क्यू। और पॉजिटिव स्क्यू किस तरीके से किस डिस्ट्रीब्यूशन को कहोगे, जो कि राइट साइड में स्क्यूड है,
ठीक है, यानी राइट साइड में अगर आपका डेटा कुछ इस तरीके से, यानी आपका डेटा अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन अगर कुछ इस तरीके से होता है आपका डायग्राम, तो वो उस केस में होता है पॉजिटिव स्क्यू। और नेगेटिव स्क्यू हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो डेटा है लेफ्ट साइड में ज्यादातर झुका हुआ है, लेफ्ट साइड में आपका डेटा ज्यादातर स्प्रेड आउट है, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं नेगेटिव स्क्यू। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो आप सभी को पता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका कुछ इस तरीके से डेटा होगा, ठीक है, और डायग्राम होगी आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, ये एक नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइड में आपकी ज्यादातर वैल्यू लाई करेगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नेगेटिव स्क्यू। ओके, नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन आर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की बेसिकली जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 इज रैंडमाइजेशन। यस, अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च परफॉर्म करते हो तो इसमें जो आप वेरिएबल्स चूज करते हो, ठीक है, जो आप वेरिएबल्स लोगे और जिस फैक्टर्स पर आप रिसर्च करते हो, तो उसको वो जो आप वेरिएबल्स लोगे और किसी चीजों पर आप रिसर्च कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या होगा, रैंडमाइजेशन, रैंडमली आपको सिलेक्ट करना होगा वेरिएबल्स को। ठीक है, देन यहाँ पर आपका जो है सेकेंड, कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल। यस, इट इज ऑल्सो एन की कैरेक्टर ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जैसे कि आपको पता है जब भी हम रिसर्च करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हम इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो इस स्टडी में क्या होता है, समटाइम्स एक्सट्रेनियस वेरिएबल यानी एक्स्ट्रा वेरिएबल आते हैं जो कि हमारे स्टडी का पार्ट नहीं होते, लेकिन वो हमारे स्टडी को अफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए रिसर्चर को एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करना ही पड़ता है, बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर रैंडमाइजेशन, कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ये दोनों भी मेन कैरेक्टर है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के। ऑप्शन 3 is manipulation. It is also the main characteristics of or key characteristics of experimental research. ठीक है, मैनिपुलेशन क्या होता है, चेंजेस, हेर फेर करना। जैसे कि आपको पता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसको रिसर्च अपने रिसर्च में क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, यानी उसमें चेंजेस करते हैं, उसमें हेरफेर करते हैं, ये देखने के लिए वो किस तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल पर अपना इफेक्ट दिखा रहा है, अपना इफेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली रैंडमाइजेशन, कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल एंड मैनिपुलेशन, ये जो तीनों भी है, ये रिसर्च में और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। याद रखना आपको, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के की कैरेक्टरिस्टिक्स आपके तीनों भी होते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में मैच करना है लिस्ट 1 को विथ लिस्ट 2। ओके, तो लिस्ट 1 हमें यहाँ पर क्या दी गई है, लाइकर्ट स्केल। लाइकर्ट स्केल जिसे हम 5 पॉइंट स्केल भी कहते हैं। ठीक है, लाइकर्ट स्केल क्या होता है, 5 पॉइंट स्केल। अब यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ स्केल्स होते हैं आपकी लाइकर्ट, ठीक है, जो सारे टाइप्स ऑफ स्केल्स है, चिपेट टेबल क्या होता है, ये डिटेल में मैंने इन सारे टाइप्स ऑफ स्केल्स पर लेक्चर में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा है, तो आपको वो सेशन मेरा देखना है। ठीक है, तो लाइकर्ट स्केल क्या होते हैं, 5 पॉइंट स्केल होते हैं, जिसमें आप बताते हो कि आपको बेसिकली एक क्वेश्चनर दिया जाता है जिसमें लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको बताना होता है कि आप अग्री हो रहे हैं उस स्टेटमेंट से, आप डिसअग्री हो रहे हो उस स्टेटमेंट से, या फिर आप अग्री हो, आप स्ट्रांगली अग्री हो या फिर नहीं हो। तो यहाँ पर आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है लाइकर्ट स्केल में, तो ये क्या होती है, क्वालिटेटिव टाइप के होते हैं, आपको उसमें अग्री या फिर डिसअग्री बताना होता है। ठीक है, तो लाइकर्ट स्केल ये क्वालिटेटिव अप्रोच होती है। तो फर्स्ट का हो गया हमारा थर्ड। सेकेंड, टिपेट टेबल। टिपेट टेबल क्या होता है, याद रखना आपको, टिपेट टेबल होता है आपका जिसमें आप 4 पॉइंट्स और 4 डिजिट नंबर जो है रैंडमली सिलेक्ट करते हो, तो इसे हम कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। क्योंकि क्या होता है, टिपेट टेबल में आप जो 4 डिजिट नंबर है उसको किसी भी तरीके से रैंडमली आप टिपेट टेबल, ऐसा होता है एक टेबल होता है जिसमें बहुत सारी 4 डिजिट नंबर्स की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर अगर आप सैम्पलिंग मेथड यूज करिए या फिर कोई आप बेसिकली सैंपल्स पे ही रिसर्च करते हो, तो आप टिपेट टेबल से कुछ भी वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हो रैंडमली। ठीक है, देन आफ्टर दैट कोटा सैम्पलिंग। ठीक है, कोटा क्या है, एक सैम्पलिंग है जिसके थ्रू आप रिसर्च में आपके सैंपल सेलेक्ट करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी टाइप की सैम्पलिंग होती है कोटा सैम्पलिंग। देन यहाँ पर पॉइंट 4 है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस यानी कुछ ऐसा
कुछ ऐसा आपके पास थ्योरी होगी, ठीक है, आपके पास कुछ स्टेटमेंट होगा जिसके बेसिस पर आप कुछ गेसेस दोगे, ठीक है, आप कुछ जजमेंट करोगे, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस बेसिकली क्या होता है, हाइपोथेसिस होता है, क्योंकि हम जैसे कि आपको पता है हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस बेसिकली रिसर्चर गेसेस करते हैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, उनको जितनी भी नॉलेज होती है उनके बेसिस पर वो गेसेस करते हैं और उसी गेसेस को अपनी रिसर्च में टेस्ट करते हैं। एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, तो उसी को हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो फर्स्ट का थर्ड पॉइंट है, ठीक है, फर्स्ट का थर्ड हमें डायरेक्टली ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो अगर आपको जैसे फर्स्ट का आंसर आ रहा है, ठीक है, सेकंड का भी अगर आ रहा है, क्योंकि सेकंड का 4 दिया है, तो आप इस तरीके से आप अगर आप एक भी गेस करते हो आंसर, तो आप इजीली ऑप्शंस को मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन सारे में बहुत डिफरेंट दिया गया है, तो आपको अगर एक भी आंसर आ रहा है, तो आपको एक भी आंसर अगर आ रहा है मैच द फॉलोइंग से, तो आप करेक्ट आंसर डायरेक्टली मैच कर सकते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पॉइंट नंबर और ऑप्शन 4, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ एंड थर्ड का फर्स्ट एंड लास्ट फोर्थ का सेकंड, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो पेयर है लिस्ट 1 से हमने लिस्ट 2 मैच कर दिया। सो दैट्स इट। एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टैटिस्टिकल एवरेज, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम स्टैटिस्टिकल एवरेज मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज करते हैं, कौन सा स्टैटिस्टिकल एवरेज यूज करते हैं। तो वो यूज करते हैं हम अरिथमेटिक एवरेज। अरिथमेटिक एवरेज जिसे हम कहते हैं मीन भी, जैसे हम कहते हैं, जैसे मान लो कोई पॉपुलेशन है, उस पर रिसर्चर स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिसर्चर देखेंगे ये जो पर्टिकुलर सिटी है उसमें कितने लोग लिटरेट है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो ये देखना है। तो रिसर्चर ने ये देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो 90% लोग लिटरेट है, मीन्स 90% लोग एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं। तो इससे ये अंदाजा लग जाएगा कि इस सिटी में ज्यादातर लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं। तो मीन जो है बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला स्टैटिस्टिकल टूल है। सो रिमेम्बर, सबसे कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी जो है वो मीन है। सो सेंट्रल टेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रिसर्च में, मैंने उस पर भी लेक्चर लिया है, आप उसको जाकर देखिए। उस टॉपिक से एग्जाम में कंपलसरी एक या फिर 2 क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। तो रिमेम्बर, अरिथमेटिक एवरेज जिसे हम मीन भी कहते हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला स्टैटिस्टिकल टूल है और ये सबसे कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी है। दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अरिथमेटिक एवरेज। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन नॉट बी। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में एक कोएफिशिएंट होता है जिसे कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। सो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू इन सारे ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, यह हमें फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, कोरिलेशनल रिसर्च में जो कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट, सो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अगर मान लो आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, दैट मीन्स आपके कोरिलेशनल रिसर्च में जो वेरिएबल है वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेटेड होंगे। अगर मान लो आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है, तो आपके जो कोरिलेशनल रिसर्च में जो वेरिएबल्स होते हैं वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड होंगे। और अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 है, मतलब देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरिएबल्स इन कोरिलेशनल रिसर्च। तो आपको याद रखना है, आपकी कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अगर आपकी कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, दैट मीन्स वेरिएबल्स आर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेटेड। अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है, दैट मीन्स जो वेरिएबल्स है वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड है। और अगर आपके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स उस केस में वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो आपको ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है, सो आपको ये याद रखना है। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए +-1, यस, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी 0, सो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 भी हो सकती है, सो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी +-0.5, सो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू +-0.5 भी हो सकती है, बिकॉज -0.5 कुछ यहाँ पर लाई करेगा और +0.5 यहाँ पर लाई करेगा। सो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू +-0.5 भी होती है। देन
कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू +-2 नहीं होती है, बिल्कुल कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट क्योंकि -1 से +1 के बीच में लाई करता है, सो -1 से +1 के बीच में +-2 वैल्यू लाई नहीं करती है, दैट्स व्हाई अब आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, बिकॉज कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू +-2 नहीं हो सकती है, और आपको ऑप्शन में भी यही पूछ रहा है कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी +-2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथेसिस रिलेट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है हाइपोथेसिस किस ऑप्शन से रिलेट करता है। अब हाइपोथेसिस क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। सो हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो रिसर्चर के अजम्पशंस और गेसेस पर बेस्ड होता है। टेंटेटिव स्टेटमेंट मींस टेम्पररी स्टेटमेंट, थोड़े देर के लिए रिसर्चर मान लेते हैं कि मैं ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। अब हाइपोथेसिस को हम जनरली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में टेस्ट करते हैं। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कैसे हम टेस्ट करते हैं, हम ये देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। सो इंडिपेंडेंट का इफेक्ट देखते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम चेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, तो ये देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर चेंज हो रहा है या फिर नहीं चेंज हो रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से क्या डिपेंडेंट वेरिएबल पर कुछ चेंजेस आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। सो हाइपोथेसिस किससे रिलेट कर रहा है, इससे आपको पता चल रहा है वेरिएबल टू वेरिएबल, क्योंकि अगर कोई चीज कांस्टेंट होंगी तो उसको रिसर्चर टेस्ट ही क्यों करेंगे। ओके, सो वेरिएबल्स टू वेरिएबल्स, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइपोथेसिस रिलेट्स विद वेरिएबल्स टू वेरिएबल्स, सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ जेंडर ऑफ रेस्पोंडेंट्स इज एन एग्जांपल ऑफ, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपके जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनकी अगर आप जेंडर को एनालाइज कर रहे हो तो ये कौन से एनालिसिस का एग्जांपल होगा। सो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपका जो रिस्पोंडेंट्स है उनकी जेंडर को एनालाइज कर रहे हो। सो यहाँ पर आप सिर्फ एक ही वेरिएबल को मेजर कर रहे हो जो कि है जेंडर, जेंडर को ही सिर्फ एनालाइज कर रहे हो। सो आपके पास एक वेरिएबल है, so, अगर आपके पास एक वेरिएबल है और एक वेरिएबल का अगर आप एनालाइज करते हो तो आपका आ जाएगा यूनिवेरिएट एनालिसिस में। यूनि का मतलब होता है एक, जैसे जेंडर है यहाँ पर, ओके, और ये सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो ये आपका हो जाएगा यूनिवेरिएट एनालिसिस का एग्जाम्पल। अब बाइवेरिएट एनालिसिस क्या होता है, जिसमें दो वेरिएबल है। अब मान लो आप जेंडर के साथ साथ रिस्पोंडेंट्स की हाइट भी मेजर कर रहे हो, सो यहाँ पर दो वेरिएबल हो जाएंगे। सो इस केस में आप बाइवेरिएट एनालिसिस का यूज करोगे। अब मल्टीवेरिएट क्या होता है, जिसमें आप दो से ज्यादा वेरिएबल्स पर एनालाइज करते हो, तो आप मल्टीवेरिएट एनालिसिस का यूज करेंगे। अब जैसे मल्टीवेरिएट एनालिसिस में आपको एनालाइज करना है रिस्पोंडेंट का जेंडर, उनकी हाइट और उनका वेट, तो इस केस में आपके पास तीन वेरिएबल है। सो अगर दो से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे तो आप मल्टीवेरिएट एनालिसिस का यूज करोगे। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि है जेंडर, तो जेंडर इस वेरिएबल को एनालाइज करने के लिए आप यूनिवेरिएट एनालिसिस का यूज करोगे, दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिवेरिएट एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, research studies which determine the frequency with which something occurs or its causal association with something else is called, इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करने की डेफिनेशन किस रिसर्च की डेफिनेशन होगी। अब इस डेफिनेशन में हमें ये गिवन है कि एक रिसर्च है जो फ्रिक्वेंटली फेनोमेना जो अकर होते हैं उनको डिटरमाइन करने के काम आती है और जो कोई किसी प्रॉब्लम का कॉज बताती है। वो कौन सी रिसर्च होती है, वो रिसर्च होती है आपकी डायग्नोस्टिक रिसर्च। तो डायग्नोस्टिक रिसर्च वो रिसर्च होती है जो किसी फेनोमेना जो फ्रीक्वेंटली अकर हो रहा है कोई फेनोमेना उसको डिटरमाइन करने के काम आती है और किसी प्रॉब्लम का कॉज बताती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपको जो भी डिसीज हुई, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप बताते हो। अब मान लीजिए आपने बताया स्टमक पेन है, तो डॉक्टर उसको देखेगा आपको और बताएगा कि ये किस वजह से हुई, उस प्रॉब्लम का डॉक्टर कॉज बताता है कि आपको कैसे हुई है ये प्रॉब्लम डिसीज, ये जो भी डिसीज हुई है वो किस वजह से हुई है, आपको स्टमक क्यों पेन हो रहा है। सो डायग्नोस्टिक वर्ड में ही डायग्नोस, किसी प्रॉब्लम को डायग्नोस करना, किसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट किसी प्रॉब्लम का कॉज फाइंड आउट करना। सो ये डेफिनेशन होगी आपकी डायग्नोस्टिक रिसर्च की। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है फॉर्मुलेटिव रिसर्च। फॉर्मुलेटिव रिसर्च को रिमेंबर आप
एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी कहते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में रिसर्चर किसी भी फिनोमेना को, किसी भी प्रॉब्लम को जो कि वेल डिफाइन नहीं है, उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर किसी प्रॉब्लम का कॉज रिसर्चर फाइंड नहीं करते, दैट्स व्हाई अगर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में किसी भी फेनोमेना को आप एज इट इज डिस्क्राइब करते हो। यहाँ पर आप किसी प्रॉब्लम का अगेन कोई कॉज फाइंड आउट नहीं करते हो, so यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में किसी प्रॉब्लम का आप कॉज नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, और किसी जो प्रॉब्लम हो रही है उसका किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है ये भी आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में नहीं फाइंड आउट करते हो, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायग्नोस्टिक रिसर्च, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, which component of attitude represent an individual's information and knowledge about an object? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा एटीट्यूड ऑफ कंपोनेंट होता है जिसमें किसी पर्सन के बारे में बिलीव्स या फिर नॉलेज होती है अबाउट एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। सो रिमेंबर, एटीट्यूड ऑफ कंपोनेंट के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इफेक्टिव, अफेक्टिव, देन बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है ऐसा कौन सा एटीट्यूड ऑफ कंपोनेंट होता है जिसमें आपको किसी इंडिविजुअल्स और किसी पर्सन के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन, नॉलेज और बिलीव्स होती है, उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन पता होती है कि आप, हम जैसे कहते हैं वो पर्सन बहुत ऑनेस्ट है, वो पर्सन बहुत पोलाइट है, वो पर्सन बहुत काइंड है, वो पर्सन बहुत डेंजरस है, आप कहते हो कि वो पर्सन बहुत क्रिएटिव है। तो इसमें आपको किसी पर्सन के बारे में आपकी बिलीव्स है, आपको उस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन है, आपको नॉलेज है, सो वो कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड होता है आपका कॉग्निटिव। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कॉग्निटिव। अब बिहेवियरल, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव ये तीनों भी एटीट्यूड ऑफ कंपोनेंट क्या होते हैं मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड, सो स्ट्रक्चर्स ऑफ एटीट्यूड्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है अफेक्टिव कंपोनेंट, देन सेकेंड बिहेवियरल कंपोनेंट जिसको आप कॉग्निटिव भी कहते हो, एंड थर्ड इज कॉग्निटिव कंपोनेंट। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड को हम एबीसी मॉडल ऑफ एटीट्यूड्स भी कहते हैं। सो आपको याद रखना है स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड्स को एबीसी मॉडल ऑफ एटीट्यूड्स भी कहते हैं, ऐसा भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब वन बाय वन हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड्स के जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। सो अफेक्टिव कंपोनेंट क्या होता है जिसमें आपको किसी पर्सन के फीलिंग्स और या फिर उनके इमोशन के बारे में इन्वॉल्व होता है अफेक्टिव कंपोनेंट्स। जैसे कोई पर्सन है उसको स्पाइडर से डर लगता है, जैसे आपको इस एग्जांपल में गिवन है आई एम स्केर्ड ऑफ स्पाइडर्स। सो अफेक्टिव कंपोनेंट्स क्या होता है जो किसी पर्सन के फीलिंग्स या फिर इमोशंस को बताता है। देन बिहेवियरल कंपोनेंट, सेकेंड बिहेवियरल कंपोनेंट क्या होता है जिसमें आप किसी चीज को, किसी फिनोमेना को देख के कैसे एक्ट और बिहेव करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एग्जाम्पल गिवन है कि आई विल अवॉइड स्पाइडर्स एंड स्क्रीम इफ आई सी वन, कि अगर मैं स्पाइडर्स को देखूंगी तो मैं उनको अवॉइड करूंगी पहले तो, और अगर मैं उनको देखती हूँ तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी और मैं डर जाऊंगी, मैं उनको अवॉइड कर दूंगी, मुझे उनको देखना पसंद नहीं है। सो मेरा ये किसी चीज को देखकर मैं ऐसे एक्ट कर रही हूँ, मैं ऐसे बिहेव कर रही हूँ, सो ये बिहेवियरल कंपोनेंट में आ जाएगा। देन थर्ड कंपोनेंट क्या है कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या होता है जिसमें आपको किसी पर्सन के बिलीव्स या फिर उनके उस पर्सन के बारे में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज होती है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल आपको गिवन है कि आई बिलीव स्पाइडर्स आर डेंजरस। एक बिलीव है मेरी कि स्पाइडर्स जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं। जैसे कोई पर्सन है, वो पर्सन क्या है बहुत ऑनेस्ट है, ये मेरी बिलीव है, मुझे उस पर्सन के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज है, तो उसे हम कहते हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट। और आपको क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या होता है जिसमें आपको किसी पर्सन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, नॉलेज और उस पर्सन के बारे में आपको बिलीव्स होते हैं कि वो पर्सन ऐसा ही होता है, तो उसे हम कहते हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट। और आपको ये भी याद रखना है स्ट्रक्चर्स ऑफ एटीट्यूड्स को एबीसी मॉडल ऑफ एटीट्यूड्स भी कहते हैं। सो ये रहे आपके 3 कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ एटीट्यूड्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The changes in a test units occurring with the passage of time is known as। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा टेस्ट यूनिट है जो टाइम के साथ चेंज होते रहता है। सो वो होगा आपका मैचुरेशन। मैचुरेशन और हिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंट, टेस्टिंग, ये सारे जो ऑप्शंस आपको गिवन है ये आपके
थ्रेट्स ऑफ इंटरनल वैलिडिटी है, मतलब इंटरनल वैलिडिटी को जो अफेक्ट्स करते हैं, जो आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो आपको रिजल्ट है वो आपके वैलिड नहीं होंगे, ये सारे जो ऑप्शन है ये इंटरनल वैलिडिटी को थ्रेट्स करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं। अब इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है, जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अफेक्ट देखते हो डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या हो रहा है। तो आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सिर्फ और सिर्फ आप ये देखोगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर आप कोई एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स का इफेक्ट नहीं देखोगे, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर आप सिर्फ यही देखोगे, तो उसे हम कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी। अब इंटरनल वैलिडिटी को ये सारे ऑप्शंस जो है अफेक्ट करते हैं। अब हिस्ट्री क्या हो सकता है, हिस्ट्री ऐसा इवेंट्स अगर हो जाएगा जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर गया, ऐसा कोई भी इफेक्ट, ऐसा कोई भी फेनोमेना अगर हो जाएगा जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर गया, सो ये भी आपके क्या हो जाएगा, थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी। तो हिस्ट्री आपके थ्रेट्स जो आपके इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट करता है वो हिस्ट्री हो सकता है। मैच्योरेशन अब क्या होता है, मैच्योरेशन एक ऐसा टेस्ट यूनिट होता है, जैसे आप मान लो आपने किसी चिल्ड्रंस पर आपने रिसर्च परफॉर्म किया एंड देन आपकी जो रिसर्च है वो 3 to 4 इयर्स आपकी रिसर्च चले गई, यहाँ पर आपको बहुत टाइम लग गया जिसकी वजह से आपके जो चिल्ड्रंस है वो मैच्योर हो गए, तो ये भी आपकी इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट करता है। देन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जैसे आपने कोई चीज आप मेजर कर रहे हो आपके रिसर्च में, और वो इंस्ट्रूमेंट जो आपका आप जो यूज कर रहे हो वो आपको उसने सही रीडिंग नहीं दिया, सही मेजरमेंट नहीं दिया, तो वो भी आपके इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट करेगा। सो इंस्ट्रूमेंट भी आपके थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी में आता है। देन टेस्टिंग, अगर आप कोई टेस्ट कर रहे हो और टेस्टिंग में कुछ एरर्स आ जाते हैं समटाइम्स, तो ये भी आपके इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट करता है। सो ऐसा टेस्ट यूनिट जो टाइम के साथ चेंज होता रहता है उसे हम कहते हैं मैचुरेशन। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मैचुरेशन। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन मीन्स। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अब आप मान लो अपने रिसर्च में एक प्रॉब्लम फॉर्म कर ली, एक प्रॉब्लम है आप उस पर स्टडी कर रहे हो, तो आप क्या रिसर्च प्रॉब्लम का जो आप प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हो, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपका गोल क्या होता है, उस रिसर्च प्रॉब्लम पर आपको क्या करना होता है, वो एक क्वेश्चन होता है उसको आपको आंसर करना होता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई अगर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन टू बी अ आंसर। एक रिसर्च प्रॉब्लम है जिसको आप रिसर्च क्वेश्चन कहते हैं, आप वो रिसर्च क्वेश्चन रिसर्च में फॉर्मुलेट करते हो ताकि आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिले, दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। देन ऑप्शन बी सी डी आपको गिवन है मेथड्स, टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी। तो आप रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हो तो उसका एम ये नहीं होता कि मेथड्स है, ये ना कोई टेक्निक है और ना कोई मेथडोलॉजी है, दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन बी, सी और डी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा, and here correct option is option A, questions to be answered. Next, which law asserts that the greater the number of items one chooses from a universe, the greater is the possibility of accuracy? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा लॉ ये कहता है कि जितने ज्यादा आपके ग्रेटर नंबर ऑफ आइटम्स होंगे फ्रॉम द यूनिवर्स, उतने ज्यादा आपके ग्रेटर रिजल्ट एक्यूरेट आएंगे। मतलब अब मान लो आपकी जो पॉपुलेशन है, अब यहाँ पर यूनिवर्स से रिलेटेड पॉपुलेशन है और आप पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब आपका सैंपल है। अब पॉपुलेशन में आपके टोटल 100 लोग हैं, 100 पीपल है, और आपने जो सैंपल चूज किया वो ग्रेटर चूज कर, आपने सैंपल में आपके जो मेंबर्स है वो टोटल 90 है मान लो, तो आपका जो पॉपुलेशन है उसमें 100 लोग है और आपके जो सैंपल है उसमें टोटल 90 पीपल है। अब मेरा जो पॉपुलेशन का मीन है, अब मैं समझ लो पॉपुलेशन की यहाँ पर हाइट मेजर कर रही हूँ, इस केस में मैं हाइट पर स्टडी कर रही हूँ, हाइट मेजर कर रही हूँ लोगों की, तो पॉपुलेशन का जो मीन है मेरा और जो सैंपल का मीन है ये लगभग सेम ही आएगा, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पर जो मेरे रिजल्ट आएंगे वो ज्यादा ये पॉसिबिलिटी होंगी कि वो रिजल्ट जो मेरे एक्यूरेट आए। तो अगर आपने आपके जो पॉपुलेशन है और आपका जो सैंपल है, पॉपुलेशन में से अगर आप जो सैंपल चूज कर रहे हो और सैंपल का साइज आपका जितना ज्यादा बड़ा होगा, जितना ज्यादा ग्रेटर होगा, उतने ज्यादा ये पॉसिबल है कि आपके रिजल्ट एक्यूरेट आए। तो ये लॉ आपका कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, जितने ज्यादा आपके नंबर्स होंगे उतना ज्यादा आपका जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट होगा, दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। नेक्स्ट,
एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पर्सनल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि नॉन पर्सनल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन का एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शन में गिवन है। अब रिमेंबर, डेटा कलेक्ट करने के लिए आप दो वे से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, एक होता है पर्सनल और सेकेंड होता है नॉन पर्सनल। अब पर्सनल क्या होता है, जिसमें आप फेस टू फेस रिस्पोंडेंट से इंटरेक्ट करते हो, जैसे फेस टू फेस इंटरव्यूज हो गए, इंटरव्यूज में आप रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन पूछोगे और वो आंसर करेंगे, इसमें फेस टू फेस इंटरव्यू हो सकता है। ग्रुप इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू में आप 4 to 5 एक्सपर्ट्स के ग्रुप को इन्वाइट कर सकते हो और उनका रिस्पॉन्स ले सकते हो, सो ये भी ग्रुप इंटरव्यू फेस टू फेस होता है। देन ऑप्शन सी स्केड्यूल, स्केड्यूल भी एक इंटरव्यू होता है, बस इसमें आप पहले से डिसाइड कर लेते हो कि मैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछूंगा। सो इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू या स्केड्यूल, ये आपके पर्सनल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन का एग्जाम्पल होंगे। दैट्स में पर आपको ऑप्शन ए, बी और सी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन जी, टेलीफोन इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू जिससे आप फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं करोगे रिस्पोंडेंट से, आप टेलीफोन पर, आप फोन पर इंटरव्यू इंटरेक्ट करो, फोन पर इंटरव्यू लोगे। सो ये आपका नॉन पर्सनल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन का एग्जाम्पल होगा। दैट्स पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, टेलीफोन इंटरव्यू। एंड आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।